तो फ्लोएम से आपका प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस आप कुछ भी कह लो, वो अभी तक का सबसे एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है कैसे फ्लोएम सैप फ्लो करता है, यानी कि शुगर्स सोर्स से सिंक की तरफ कैसे फ्लो करता है। तो हम समझ लेते हैं वो मैकेनिज्म क्या कहते हैं। अगर हम फ्लोएम सैप की बात करें तो हमारा सोर्स क्या बन जाएगा, लीफ जो बेसिकली शुगर बनाता है, लीफ ये हमारा सपोज सोर्स बन गया। और अगर कोई ऐसे यंग पार्ट हो, यंग ग्रोइंग पार्ट हो जिसको ये शुगर चाहिए, तो वो आपका बन जाएगा सिंक, या फिर आप रूट भी कहते जहाँ पे स्टोरेज होगा। तो हम फूड को अभी रूट पे स्टोरेज कर रहे हैं, तो इसी को हम अभी सिंक मान रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से जो फ्लोएम जो बना शुगर वो यहाँ तक आएगा, कैसे ट्रैवल करेगा, वही है आपका प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। वो ये है आपका जाइलम और ये है आपका फ्लोएम। पहली बात तो ये है आपका जाइलम एंड ये है आपका फ्लोएम, ये टोटल आपका फ्लोएम है। ये बाहर है जो सेल दिख रहा है आपको, ये होगा आपका कंपेनियन सेल, और अंदर जो ट्यूब है जिसमें फ्लो होगा वो है आपका सीव ट्यूब। ठीक है, अब समझ लेते हैं ये हाइपोथेसिस क्या कहता है, ये मैकेनिज्म क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब सोर्स पे आपका ग्लूकोज बना, वो पहली बात तो कन्वर्ट होगा एक डाइसैकेराइड में, सुक्रोज में। तो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज कन्वर्ट सुक्रोज, ठीक है। ये तो आपका कन्वर्शन यहाँ पे हो गया, सोर्स पे हो गया। अब ये सुक्रोज आपका लोड होगा कहाँ पे, आपका फ्लोएम पे, फ्लोएम की मदद से जाएगा ना। तो ये सोर्स जब फ्लोएम में लोडेड होगा तो पहले कहाँ पे घुसेगा, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं घुस सकता, वो पहले ऐसे घुसेगा। यानी कि जब ये लोडिंग होगा तो पहले ये घुसेगा कंपेनियन सेल पे, फिर जाएगा सीप ट्यूब पे। ट्यूब से फ्लो होगा, डायरेक्ट ट्यूब पे नहीं जाएगा, ठीक है। पहले तो कंपेनियन सेल में घुसेगा, फिर आएगा आपका सीप ट्यूब पे। और ये जब अंदर आएगा तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ऐसे ही अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमारा एटीपी भी लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रोसेस है ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बेसिकली। तो ये जो फ्लोएम में फ़्लो होगा, जहाँ पे ये सुक्रोज लोड हो गया, तो सोचो वहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगा, सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा ना। तो वहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक कंडीशन बन जाएगा। अगर हाइपरटोनिक कंडीशन बन गया तो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा बन जाएगा, यानी कि वाटर कम बन जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। अब पास वाले जाइलम में तो हमेशा वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल वैसे ही ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे सॉल्यूट एंटर कर गया और हाइपरटोनिक कंडीशन बन गया और वाटर का जो वाटर पोटेंशियल घट गया, तो क्या होगा, जाइलम से वाटर, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आ जाएगा, जाइलम से वाटर लोड हो जाएगा बेसिकली। तो अब सोच के देखो, यहाँ पे प्रेशर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब नीचे नीचे तो प्रेशर कम है ना, तो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे पहले सुक्रोज लोड हो गया, उसकी वजह से एक हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए जाइलम से वाटर भी आ गया, तो अल्टीमेट प्रेशर इतना यहाँ पे कितना बढ़ गया। तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और जहाँ पे प्रेशर कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ ऐसे फ्लो हो जाएगा आपका फ्लोएम, पूरा सैप फ्लो हो जाएगा। तो मस्त फ्लो करते करते सपोज़ ये सिंक की तरफ आ गया, यहाँ पे सिंक है आपका, यहाँ पे रूट है ना, तो यहाँ पे सपोज़ सिंक की तरफ आ गया। अब सिंक में आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल घट जाएगा, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जब घट गया यानी कि वाटर वापस जाइलम में चला जाएगा, यहाँ पे वाटर वापस निकल के आपका जाइलम में चला जाएगा। और यहाँ पे जो कंडीशन बन जाएगा कि जो सुक्रोज है वहाँ पे एक्टिवली यहाँ पे एंटर हुआ था। अब अगर उसको निकलना है कहीं पे, अगर सिंक पे निकलना है उसको स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पे यूजर्स के लिए कुछ भी कह लो, निकलना है तो फिर से एक्टिव प्रोसेस चाहिए। एक्टिव प्रोसेस से वो एंटर हुआ। अब एक्टिव प्रोसेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एटीपी यहाँ पर चाहिए। अगर यहाँ से भी निकलना है ना, तो यहाँ पर भी एटीपी चाहिए। तो ये भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लोडिंग फ्लोएम में
ग्लूकोज का लोड, सुक्रोज का लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, दोनों में ही एटीपी का यूज़ होगा। अब एनसीईआरटी में दिया गया कि फ्लोएम टिश्यू कैसे कंपोज होता है। फ्लोएम टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब सेल। अगर हम इसको कंसिडर करें एज सीप ट्यूब सेल, तो एनसीईआरटी बोलता है कि सीप ट्यूब सेल और इसका जो एंड है, ये जो अगर सीप ट्यूब सेल का एक एंड मान ले तो ये एक प्लेट होता है, प्लेट, सीप प्लेट। और जो सीप प्लेट ऐसे है ना, इसके बीच में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, जो ऐसे एक बहुत सारे ऐसे सीप ट्यूब सेल को ऐसे सीरीज में लगा देता है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। और वहाँ पे आपका पूरा का पूरा कंपोज हो जाता है एक कंटिन्यूअस फिलामेंट। यहाँ पे जो बन गया वो फिलामेंट जो कि है कंटिन्यूअस फिलामेंट बन गया आपका, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है आखिर में, जिसको गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बोला जाता है कि एक ट्रंक ऑफ अ ट्री, जो ट्री का ट्रंक है, आप उसको रिंग शेप में उतनी डेप्थ तक काट दो कि वो फ्लोएम टिश्यू के लेयर तक कट जाए, ठीक है। और आप इसको नोटिस करो कि वहाँ पे ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ, अगर आप यहाँ से ऐसे काट रहे हो ना, अगर आप ऐसे काट रहे हो ना, तो इसके ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ आपको एक स्वॉलोइन स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ही हफ्तों में, ठीक है। कुछ ही हफ्तों में ऊपर का हिस्सा थोड़ा स्वॉलोइन हो जाएगा और वहाँ पे आपको दिखेगा कि फूड पार्टिकल्स जमते हुए। तो वही बेसिकली एक्सपेरिमेंट है कि जो फूड सिंक पे बनता है तो वो स्टोरेज के लिए जो जाता है ना नीचे की तरफ, तो ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। हालांकि फ्लोएम का जो फ्लो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये सोर्स से वो सिंक की तरफ जाता है। अब सिंक में जब वो यूज़ होगा कहीं पे यंग पार्ट्स पे या पे कोई सीजन में, तो बेसिकली उल्टा भी जा सकता है, मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसकी मदद से आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ ऐसे स्वेलन हो जाता है ना, स्वेलिंग हो जाता है, तो फूड पार्टिकल्स जो है वहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि सिंक रूट की तरफ स्टोरेज के लिए, जमा होने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस कि फ्लोएम सैप कैसे फ्लो करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।